हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो चल रहा था, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, उनका रिस्पॉन्स क्या रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो आज हम उन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि अगर उन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर वो पिछले सेशंस को देखें। पूरी प्लेलिस्ट उनको मेरे पिछले सारे सेशंस की मिल जाएगी स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर जाइएगा, मेरे नाम से हिस्ट्री सेशंस बाय विशाल चौहान, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन पिछले सेशंस को देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एक पूरी की पूरी सीरीज है। पिछले सेशंस को आप नहीं देखेंगे तो अगले सेशंस को आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि हम सभी फैक्ट्स को तो तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्ड कर ही रहा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं, ताकि अगर आप किसी भी लेवल के लिए एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एक दिवसीय लेवल का हो, चाहे वो यूपीएससी का मेंस लिखने की बात हो, हर एक लेवल पर ये लेक्चर जो है वो आपको मदद करने वाला है। सो मेक श्योर यू चेक दोज आउट। उन पिछले सेशंस को आप जरूर देखें। उसके अलावा अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन का। या उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक थॉरो कोर्स मिले बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर या किसी भी एस्पेक्ट्स पर, फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, तो आपको बहुत सारा कोर्स जो है वो अवेलेबल है स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर। मेक श्योर यू चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो आज के टॉपिक को आइए यहां पर शुरू करते हैं हम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे यहां पर लिखा है, हमें समझना है द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं को। तो सबसे पहला ही पॉइंट है, ऑन सितंबर 1 1939 जर्मनी अटैक्ड पोलैंड, द एक्शन दैट लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कब हुआ? जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड में। ठीक है, और फिर On September 3, 1939, Britain declared war against Germany and the British government of India declared India's support for the war without consulting Indian opinion। यहां पर हमें समझना है आज के टॉपिक की घटनाएं जो हैं वो किस चीज के सेंटर में, किस चीज के अराउंड जो है वो रोटेट करेंगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर को जर्मनी इन्वेड कर देता है पोलैंड को। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जब कराऊंगा तो ये टॉपिक्स हम वहां पर डिटेल में समझेंगे। यहां पर केवल आपको ये डेट पता होनी चाहिए। आज के टॉपिक के लिए या भारत के इतिहास के लिए हमें केवल यहां पर फिलहाल डेट पता होनी चाहिए। लेकिन जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री करा दूंगा ना आपको, तब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा, तब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेड कर दिया और 3 तारीख को ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के खिलाफ युद्ध। उसे कहा गया कि विश्व युद्ध हो गया शुरू। ठीक है, और ब्रिटेन ने कह दिया कि जो भारत है, भारत में तो ब्रिटेन की कॉलोनी है, वो भी विश्व युद्ध में साथ दे रहा है। ठीक है, ब्रिटेन का और भारत का पूरा पूरा सपोर्ट होगा विश्व युद्ध में। और यह बात भारतीयों से पूछी ही नहीं गई। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी उनसे पूछा ही नहीं गया। कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे, मैंने आपको बताया ना पिछले सेशन में मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बात करी, कांग्रेस के मिनिस्टर से पूछा ही नहीं गया कि हम विश्व युद्ध में कूदने जा रहे हैं, आपका कितना सपोर्ट चाहिए, कितना सपोर्ट नहीं चाहिए। तो कोई डिस्कशंस ही नहीं हुआ कांग्रेस के मिनिस्टर्स के साथ। तो यहां पर कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने इस चीज को वजह बनाकर रिजाइन कर दिया। आगे आज हम समझेंगे कैसे। ठीक है, तो कल का टॉपिक और आज का टॉपिक कनेक्ट हो जाएंगे। उससे पहले का टॉपिक स्ट्रेटेजिक डिबेट, और फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सब कनेक्ट हो गया। तो पिछले सेशन को देखिए, ये पूरी सीरीज है, बार बार बोल रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है पिछले सेशंस को देखना। ठीक है, सो खैर आगे बढ़ते हैं। सो विश्व युद्ध छिड़ गया यूरोप में, भारतीयों से पूछा ही नहीं गया कि भारत को जोड़ा जाए या नहीं, और इससे भारतीय जो है वो खता हो गए। अब समस्या क्या थी? देखिए, जब युद्ध छिड़ता है ना तो फाइनेंशियल ड्रेन होता है, उससे जो बाजार है उसमें बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, बीमारियां फैलती हैं और लोग मरते हैं, जान की जो हानि होती है उसकी तो गिनती नहीं है ना। लेकिन उसके अलावा जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, ठीक है, और विश्व युद्ध के दौरान या बड़े लेवल पर जब भी ब्रिटेन युद्ध में कूदा है, भारतीयों की सिविल लिबर्टीज को जो छीन लिया जाता है, भारत में जो डिफेंस लॉज लग जाते हैं, भारत में जो मार्शल लॉ लग जाता है जगह जगह पर, और जो प्रेस की लिबर्टी, इन सारी चीजों को छीन लिया जाता है, तो भारतीयों का जो नेशनल मूवमेंट है उस पर एक स्टेप बैक आ जाता है।
तो यहां पर फिर से स्ट्रेटेजिक डिबेट आ गई एक और कि विश्व युद्ध जो छिड़ गया है इसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, अब ये जो कैसे हैंडल किया जाए या स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्या होनी चाहिए, इसको लेकर हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बंगाल के पार्टीशन के बाद क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। गर्म दल और नरम दल में मतभेद रहा। ठीक है, फिर होम रूल मूवमेंट के समय जो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन हुआ तब वहां पर भी हमें मतभेद नजर आया। उसके बाद जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आए थे और फिर एक्सट्रीमिस्ट को जेल हो गई थी, उसके बाद भी हमें मतभेद नजर आया था कि आगे क्या पॉलिटिकल स्टेप्स उठाने हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो वो मतभेद आपको याद रखने हैं कि कब कब जो है वो भारतीय लीडर्स में आपस में मतभेद बना। स्वदेशी के बाद, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बाद, मॉन्टेगू डिक्लेरेशन के बाद, उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। 1924 में 1923 नवंबर में इलेक्शन होने वाले थे, तब स्वराजिस्ट ने प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में डिस्कशन हुआ। ठीक है, वहां पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज घटी। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद क्या होना चाहिए, इलेक्शन के दौरान जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई कांग्रेस की, वहां पर क्या क्या स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। तो ये सब स्ट्रेटेजीज की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं, जो इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, जो शुरुआत में हमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में दिख रहे थे, और वो धीरे धीरे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आ गई। रेवोल्यूशनरी जो है वो नेशनलिस्ट देखने को मिले। उसके बाद गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स हमें देखने को मिले। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लेफ्टिस्ट डेवलप होते हुए दिखे। कम्युनिस्ट पार्टीज और लेफ्टिस्ट जो है वो 20 का जो दशक रहा उसके अंतिम सालों में लेफ्टिस्ट डेवलप होते हुए दिखे, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो अपनी ग्रिप बनाई, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो सोशलिस्ट लीडर्स हैं उनकी ग्रिप बनी। उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। वैसे कम्युनिस्ट पार्टी के डेवलपमेंट पर एक अलग से सेशन लूंगा मैं, ठीक है, वो आगे आने वाले कुछ सेशंस में आएगा कि लेफ्ट विंग कैसे डेवलप हुआ, एक टॉपिक मुझे कराना रहेगा बीच में। उसमें वो माइक्रो एनालिसिस का टॉपिक है, एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं डाला, वो फंडामेंटल का टॉपिक नहीं है, वो माइक्रो एनालिसिस का टॉपिक है, क्योंकि उसमें सीपीएम कैसे, मतलब जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कैसे बनी, उसके अलावा लेफ्ट कैसे डेवलप हुआ है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का उदय कैसे हुआ, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, गांधीयन फॉलोवर्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने आपको पिछले ही सेशन बताया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, वहां पर भी जवाहरलाल नेहरू और उनके सपोर्टर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चालू रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें या गवर्नमेंट का हिस्सा बने। ठीक है, जो गांधीयन फॉलोवर्स है वो चाहते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क चालू रहे, और जो न्यू स्वराजिस्ट है वो चाहते हैं कि जो काउंसिल्स है उनमें एंट्री की जाए, इलेक्शंस लड़े जाए और मिनिस्ट्रीज जो है वो संभाली जाए। और फिर गांधी जी जो है सबको कंसिलिएट करते हैं, और कांग्रेस जो है वो आ जाती है, गवर्नमेंट्स बनाते हैं। और गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ पर जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, वो हमने सब समझा, और उन्होंने क्या क्या काम किया हमने पिछले सेशन में समझा। अब उसकी कंटिन्यूएंस में आगे जो है मैंने आपको बताया था कि 1938 हरिपुर की कांग्रेस की जो सेशन रही, वहां पर प्रेसिडेंट रहे सुभाष चंद्र बोस, एक लेफ्टिस्ट लीडर, उनको सपोर्ट जो है वो मिला, और दूसरी साइड जो गांधी जी के सपोर्टर्स हैं वो उनके खिलाफ जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा किया उन्होंने। तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे वो कैंडिडेट कौन था। वैसे आगे आने वाले सेशन में एक अलग से सेशन लूंगा मैं उस पर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सुभाष चंद्र बोस वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, इन पे एक अलग से टॉपिक आएगा, वहां पर वो चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये है बैकग्राउंड, भारत में ये बैकग्राउंड चल रहा है कि भारत में स्ट्रेटेजिक डिबेट्स कहां कहां से किस किस समय में स्ट्रेटेजिक डिबेट हुई है, और वो स्ट्रेटेजिक डिबेट्स का ही समय चल रहा था जब इलेक्शन हुए। दैट मींस कांग्रेस अभी वीक है, कांग्रेस में अभी यूनिटी नहीं है, और मास स्ट्रगल सिविल डिसोबीडियंस के समय हुआ था, उसके बाद ट्रूस का टाइम चल रहा है, और जनता को अभी इकट्ठा नहीं किया गया साथ में। ठीक है, तो यहां पर जो कांग्रेस है उसमें मतभेद क्या है। कांग्रेस का एक हिस्सा जो सुभाष चंद्र बोस के साथ है, जो सुभाष बोस के साथ है, वो कहता है कि जनता रेडी है, हमें मास मूवमेंट करना चाहिए, और हमें किसी भी तरीके का अंग्रेजी सरकार के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ये जो दूसरा विश्व युद्ध आया है, जो अंग्रेज बिजी है यूरोप में, हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए और भारत में मास मूवमेंट करना चाहिए, ताकि विवश हो जाए अंग्रेज भारत से जाने के लिए। मतलब उनको फैसला करना पड़े, या यूरोप संभाले या भारत संभाले, और उनको यूरोप भारत जो है वो छोड़ना ही पड़ेगा, हम इतना विवश कर देंगे उन्हें। सुभाष बोस जो है वो कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि भारत अब उस लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है,
लेकिन ध्यान रखिएगा, सुभाष बोस कह ये रहे थे कि हम करेंगे सिविल डिसोबीडियंस ही, और वो सिविल डिसोबीडियंस को लीड जो है वो गांधी जी ही करेंगे, लेकिन तौर तरीके मेरे होंगे, तौर तरीके जो है वो लेफ्टिस्ट होंगे, जो प्रिंसिपल्स यूज होंगे, जो स्ट्रेटजी यूज होगी वो लेफ्टिस्ट स्ट्रेटजी यूज होगी, होगा सिविल डिसोबीडियंस ही, और लीड गांधी जी ही करेंगे। ये सुभाष बोस का जो है वो मत था। और दूसरी साइड गांधी जी कह रहे थे कि अगर मैं लीड करूंगा तो मेरे मेथड यूज होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो आइए इन सभी चीजों को आज हम समझते हैं डिटेल में। तो बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया? ठीक है, बैकग्राउंड में क्या है कि कांग्रेस की सरकार चल रही है और विश्व युद्ध छिड़ा कांग्रेस में, आपस में जो है वो, जैसे अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि कांग्रेस जो है वो प्रोविंशियलाइज्ड हो जाए, तो वैसे छोटे छोटे पॉकेट जो है वो कांग्रेस में बनते जा रहे हैं। लेफ्ट और राइट में खींचतान है। गांधी जी की बात जो है वो जो लेफ्टिस्ट लीडर्स है वो नहीं मान रहे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सबको कंसिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर तीन मुख्य मतों को आज हम समझेंगे, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, इन तीन पर्सनैलिटीज के जो आइडियोलॉजी है या जो मत हैं उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही तीन मुख्य लीडर रहे इस पूरी घटनाओं के। तो आइए अब विश्व युद्ध के दौरान देखते हैं क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है, कांग्रेस ने क्या ऑफर किया वायसरॉय को। The hostility of Congress to fascism, Nazism, militarism and imperialism had been much more consistent than the British record. The Indian offer to cooperate in the war effort had two basic conditions. ठीक है, अब कांग्रेस ने क्लियर कर दिया था कि वो इटालियन फासिज्म के खिलाफ है, जर्मन नासिज्म के खिलाफ है, ठीक है, दोनों के मिलिट्रिज्म के खिलाफ है और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ है। वो ये यूरोपीय सभी आइडियोलॉजीज के खिलाफ है। कांग्रेस ने ये स्टांस ले रखा था क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की और सोशलिज्म चाहते थे वो। ठीक है, गांधी जी भी सोशलिज्म चाहते थे, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि गांधी जी सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी नहीं रखते थे, लेकिन गांधी जी का जो सोशलिज्म था ना वो वेस्टर्न बेस्ड सोशलिज्म नहीं था। गांधी जी का जो सोशलिज्म है आगे आने वाले सेशन में आपको मैं क्लियर करूंगा। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो मतभेद है उसके लिए एक अलग से सेशन लेंगे हम। ठीक है, मैंने बोला ना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के लिए अलग से सेशन होगा। तो सुभाष चंद्र बोस वाले में मैं गांधी जी के जो साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लियर करूंगा आपको, क्यों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दोनों चाहते थे सोशलिज्म, दोनों चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस से मिले। ठीक है, लेकिन एक साइड गांधी जी चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंट रहे और सुभाष बोस चाहते थे कि सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वायलेंस भी करेंगे, अदरवाइज करेंगे नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस, लेकिन जरूरत पड़ी तो वायलेंस भी करेंगे। उनका मानना था कि अकेले सिविल डिसोबीडियंस यानी अकेले सत्याग्रह से आजादी नहीं मिल सकती, हमें वायलेंट होना ही पड़ेगा। और गांधी जी कह रहे थे कि आजादी तो वायलेंस से भी मिल सकती है, बट इट इज नॉट द एंड, इट इज द मेथड, राइट। ये वो मीन्स या मेथड का जो है वो जरूरी है कि आपका मीन या मेथड क्या रहा अंत तक पहुंचने का, यानी रिजल्ट आपने किस मेथड के जरिए, किस मेथड को यूज करके जो है वो रिजल्ट आपने पाया है। यानी आजादी आपने खून बहाकर पाई है, दूसरे का भी और अपना भी, या आजादी आपने कम से कम हिंसा करके पाई है। तो गांधी जी के, मैंने आपको बताया था ना, गांधी जी जब भारत में आए थे तभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा माइंड सेट है, कोई चेंज करने की कोशिश मत करना, मैं सत्याग्रह करूंगा, जिसने मेरा साथ देना है दो, अदरवाइज मैं किसी और के साथ नहीं जुड़ूंगा, किसी और आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करूंगा। तो गांधी जी वाज वेरी स्टिफ, अपनी नॉन वायलेंस की पॉलिसी को लेकर गांधी जी बहुत ज्यादा स्टिफ थे। और दूसरी साइड सुभाष बोस कह रहे थे कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे इनफैक्ट, लेकिन वायलेंट होना पड़े तो हम वायलेंट भी होंगे, आर्मी एस्टेब्लिश करनी पड़े तो हम आर्मी भी एस्टेब्लिश करेंगे अपनी, जो कि आगे हमें आईएनए के फॉर्म में दिखी भी। ठीक है, तो ये आगे आने वाले सेशन में मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। आईएनए अगला ही टॉपिक जो है वो आईएनए क्विट इंडिया मूवमेंट पे ही रहेगा, सारी चीजें समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पहला पॉइंट है, अब देखिए कांग्रेस ने क्या क्या डिमांड रखी कि अगर आप ये हमारी डिमांड पूरी करते हो तो हम आपका साथ देंगे विश्व युद्ध में। पहला क्या है, आफ्टर द वॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी convened to determine political structure of a free India. Second, immediately some form of a genuinely responsible government should be established at the center. दो डिमांड्स थी कि युद्ध के बाद एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि क्या करेगी, जो कि आजाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काम करेगी।
और दूसरी चीज, सेंटर में इमीडिएटली एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब जो भारतीय उसमें, यानी कि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो। ऑफिशियल मेजॉरिटी ही चली आ रही है अभी तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, ठीक है, जो वॉइसरॉय की काउंसिल्स हैं। तो वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाए, भारतीयों को वहां पर इंपॉर्टेंट स्थान प्रोवाइड किए जाए और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और जिसमें एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस्ड पे भारतीयों को उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डाला जाए और भारतीय जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद तैयार करें, आजाद भारत का। तो आजादी देने की तरफ अब आप कदम उठाएंगे तभी हम आपका साथ देंगे, ठीक है। तो आप गैस कर ही सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या रिप्लाई किया होगा। उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि हम नहीं मान रहे तुम्हारा ऑफर, ठीक है। अंग्रेजों ने फिर अपनी तरफ से ऑफर दिया। आइए देखते हैं क्या था, आगे देखिए। द ऑफर वॉज रिजेक्टेड बाय लिनलिथगो। लिनलिथगो उस समय वायसरॉय था। द कांग्रेस आर्ग्यूड दैट दीज कंडीशंस वर नेसेसरी टू विन पब्लिक ओपिनियन फॉर वॉर। कांग्रेस ने कहा कि देखो ये कंडीशंस नेसेसरी है अगर आप भारतीय जनता को अपने युद्ध में लड़वाना चाहते हैं तो। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, ये कांग्रेस को एक्यूज किया गया कि तुम आम जनता को मरवा दे रहे हो, ठीक है। अगर अंग्रेजी सरकार कह रही है तो तुम अंग्रेजी सरकार के कहने पर भारतीयों को जो है ड्राफ्ट करा दे रहे हो सेना में और भारतीय सैनिक जाके मर रहे हैं। तो कांग्रेस ने कहा, इसके जवाब में कहा कि यह जरूरी था क्योंकि पॉलिटिकल गेन्स मिल रहे थे। मैंने आपको बताया ना, गांधी जी ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था प्रथम विश्व युद्ध में भी, और दूसरे विश्व युद्ध में भी कांग्रेस अंग्रेजों का साथ देने को तैयार हो गई थी, लेकिन कंडीशन रखी थी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली तुरंत बनेगी और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर में एस्टेब्लिश होगी और फिर आप आजादी देने की तरफ बात करेंगे, फिर कोई डोमिनियन स्टेटस कोई कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन वो शर्त नहीं मानी गई। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आएगा। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग हुई वर्धा में, देखते हैं उस मीटिंग में क्या क्या बातचीत थी। तो गांधी जी ने क्या, उस मीटिंग में गांधी जी के क्या पॉइंट रहे। गांधी हु हैड ऑल सिंपैथी फॉर ब्रिटेन। अब देखते हैं गांधी, सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू का इस मुद्दे पर क्या कहना था। इनके व्यूज को देखते हैं। किस मुद्दे पर? कि जो विश्व युद्ध है, जो फिर से जो ब्रिटेन में इंपीरियलिस्टिक जो ताकतें हैं उनका जो युद्ध छिड़ गया है यूरोप में, उसके प्रति भारतीयों का क्या रिएक्शन होना चाहिए। अब इस बहस के लिए हम तीन मुख्य पॉइंट देखेंगे, गांधी जी का, सुभाष बोस का और जवाहरलाल नेहरू का। तो आइए सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का क्या रुख था। गांधी हु हैड ऑल सिंपैथी फॉर ब्रिटेन। गांधी जी की सिंपैथी थी ब्रिटेन के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का हमेशा से मैसेज रहता था कि हम जस्टिस देते हैं, हम फ्रीडम देते हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं। और उधर गांधी जी बड़े समय से बोल ही रहे थे कि जो हिटलर है, इनफैक्ट सुभाष बोस भी खुले मंच पर आकर उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि जो यूरोप है वहां पर युद्ध छिड़ने वाला है इंपीरियलिस्ट सरकारों के बीच में, और जो जर्मनी है वो नासिज्म जो है वो धीरे धीरे एनगल्फ कर लेगा सबको, क्योंकि जर्मनी में जो है वो टोटलिटेरियन एक जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बने जा रहा है। यानी कि वहां पर आप मान सकते हैं कि मान कह सकते हैं एक्चुअली वहां पर डिक्टेटरशिप ही है, तो डेमोक्रेसी वहां पर खत्म हो चुकी है। सो ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है। ये ब्रिटेन का मैसेज था कि ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, और गांधी जी ने इस चीज को ऐसे ही प्रिसेव किया कि ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है, ब्रिटेन के लिए मेरी पूरी पूरी सिंपैथी है, ऐसे मुश्किल के दौर में हम ब्रिटेन के साथ खड़े हैं। गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दी। लेकिन बदले में ब्रिटेन से हमें वायदा चाहिए कि हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली मिलेगी जो कि भारतीयों के द्वारा, जिसमें भारतीय होंगे सारे, और भारतीय अपने लिए आजादी का एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी शर्त मानी जाती है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। ये गांधी जी का स्टांस था। ठीक है, आइए देखते हैं इसी बात को स्टेटमेंट में क्या लिखा है। गांधी हु हैड ऑल सिंपैथी फॉर ब्रिटेन इन दिस वॉर बिकॉज ऑफ his total dislike of the fascist ideology advocated an unconditional support to the allied powers। जो allied शक्तियां हैं, ठीक है, जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके लिए जो है वो अपना अनकंडीशनल सपोर्ट की। वैसे यहां पर अनकंडीशनल सपोर्ट लिखा है लेकिन कंडीशन थी, ठीक है, कंडीशन तो कांग्रेस ने ऑलरेडी डाल दी थी। लेकिन गांधी जी अपना अलग सेफ चल के खेलते थे कि वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है लेकिन वो कांग्रेस को लीड भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो कांग्रेस ने ऑफिशियल अपना जो है वो मेमो भेजा अंग्रेजी गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी, और वो इन्फ्लुएंस थी गांधी जी द्वारा
ठीक है, गांधी जी ने अपना मशवरा दिया था वहां, लेकिन गांधी जी जो कि ऑफिशियली कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर या लीडर नहीं थे उस समय, तो उन्होंने अपना स्टांस रखा कि मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट है, मेरा पर्सनल अनकंडीशनल सपोर्ट है, कांग्रेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस ने अपनी कंडीशंस दी हैं कि अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। He made a clear distinction between democratic nations of Western Europe and the totalitarian Nazis and fascists. Next is, he said that he will not willing to embarrass the British government during the war. Embarrass the British government यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो युद्ध के दौरान शर्मिंदा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर भारत में उस समय मास मूवमेंट शुरू हो जाता, ठीक है, 1939 में अगर भारत में मास मूवमेंट शुरू हो जाता और अगर यूरोप में ब्रिटेन उलझा हुआ है, तो यूरोप में उसको रिसोर्सेज कम पड़ जाते, क्योंकि उसको भारत के मास मूवमेंट को भी कंट्रोल करना पड़ता, तो उसकी एनर्जीज जो है वो बट जाती। अब ये एक बहुत खतरनाक गैम्बल था। आप सोच के देखिए कि ब्रिटेन की सरकार युद्ध में उलझी हुई है यूरोप में, ठीक है, और ब्रिटेन की सरकार अगर भारत में उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट झेलना पड़ता, तो उसका रिएक्शन क्या होता? उसका रिएक्शन वही होता जो होम रूल लीग के लिए था, वो कड़े तरीके से सप्रेस करती उसे। आप अगर बहुत यानी कि बहुत ब्रूटैलिटी से सप्रेस किया जाता, अगर ब्रूटैलिटी से सप्रेस किया जाता तो भारत में वायलेंस बढ़ता घटता नहीं, और कोई गारंटी नहीं है कि उस बड़े हुए वायलेंस को कांग्रेस कंट्रोल कर पाती या नहीं। जहां पर सुभाष बोस ने कहा कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई बात नहीं, वायलेंस होगा हम जानते हैं, लेकिन उस वायलेंस को हम कंट्रोल कर लेंगे, गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, वो वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। गांधी जी जो राम राज एस्टेब्लिश करना चाहते थे उसमें वायलेंस के लिए जगह ही नहीं थी। प्लस ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है ना, जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सोशलिज्म जो चाहते थे, उससे गांधी जी जो है वो अलग जो है उनके विचार थे। गांधी जी के सुभाष बोस से बिल्कुल अलग विचार थे, इसलिए गांधी जी पसंद नहीं करते थे सुभाष बोस की पॉलिटिक्स। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गांधी जी सुभाष बोस की रिस्पेक्ट नहीं करते थे एज ए इंडिविजुअल लीडर। अगर हो सकता है कि उनके ओपिनियंस डिफर करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक दूसरे की इज्जत नहीं करते थे, दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए भरपूर इज्जत थी, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। गांधी जी जो राम राज एस्टेब्लिश करना चाहते थे भारत में, गांधी जी जानते थे कि भारत अभी नेचुरली प्रिपेयर्ड नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, भारत की पीजेंट्री का अपलिफ्टमेंट करना जरूरी है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा भारत में। और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो चाहते थे कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सोशलिज्म के बेसिस पर आए। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो उससे सभी जनता का जो है वो फायदा हो, जितने भी इंडस्ट्रीज बने वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, पब्लिक सेक्टर की रहे वो, ठीक है, जैसा कि रशिया ने कर दिखाया था उस समय। रशिया ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, उससे काफी इन्फ्लुएंस थे, और जो कार्ल मार्क्स के जो आइडियोलॉजीज थे उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। लेकिन गांधी जी का कहना था, इनफैक्ट नेहरू का भी कहना था कि जो कार्ल मार्क्स की जो, इनफैक्ट ये बात तो बोस ने भी मतलब जो इस चीज को जो है वो कोट किया है कि कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजीज है वो भारत के लिए पूरी तरह सही नहीं है, उसमें कुछ चेंज करके, भारत के हिसाब से चेंज करके उसको इंप्लीमेंट करना है, लेकिन हमें करना है इंडस्ट्रियल सोशलिज्म लाना है भारत में, ठीक है, लाना है इंडस्ट्रियल सोशलिज्म। और गांधी जी का सोशलिज्म अलग तरीके का था, वो ग्रामीण लेवल से जो विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज है उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे। और जो लेफ्टिस्ट थे वो चाहते थे कि 3 लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि कॉटेज इंडस्ट्री में सोशलिज्म नहीं आएगा, कॉटेज इंडस्ट्री को भी बढ़ाएंगे हम, लेकिन हैवी इंडस्ट्री को बढ़ाना है हमें। भारत में हथियार बनाने शुरू करना है, भारत के पास हथियार नहीं है। कल को अगर जापान भारत के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें अंग्रेजों की तरफ ही देखना पड़ेगा, जो कि हुआ भी 1942 में आकर। जब जापान म्यांमार तक पहुंच गया तो भारतीय कांग्रेस में खलबली मच गई कि अब तो अंग्रेजों की तरफ ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को। तो मैंने आपको बोला ना कि सुभाष बोस की आइडियोलॉजीज क्या है, जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजीज क्या है, गांधी जी की आइडियोलॉजीज क्या है, ये धीरे धीरे आगे माइक्रो एनालिसिस वाले टॉपिक में कवर करूंगा। अभी हम पहले जो फाउंडेशंस हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ही सेड दैट, अच्छा ये एम्बैरेसमेंट वाला पॉइंट पढ़ लिया हमने, तो ये गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट देखिए सुभाष बोस ने क्या कहा। सुभाष बोस एंड अदर सोशलिस्ट सच एज आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। अब जो जयप्रकाश नारायण का जो सोशलिज्म का आइडिया था ना, उनका जो एनार्किज्म का आइडिया था, उससे गांधी जी इन्फ्लुएंस थे। वो कहते थे सोशलिज्म चाहिए जैसा जेपी चाहते हैं,
ठीक है, तो ये जेपी नारायण मूवमेंट क्या है, जेपी नारायण मूवमेंट जो है वो किसी तरह की लीडरलेस जो गवर्नमेंट चाहते थे वो सब क्या है, आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन किस तरह का सोशलिज्म गांधी जी चाहते थे, जेपी नारायण वाला। तो सुभाष बोस एंड अदर सोशलिस्ट सच एज आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, who had been invited by Congress to attend the Wardha meeting so that different opinions could be discussed, had no sympathy for either side in the war। ठीक है, तो जो लेफ्टिस्ट है उनको कोई सिंपैथी नहीं थी किसी की तरफ, गांधी जी की सिंपैथी थी अंग्रेजों की तरफ। जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सुभाष बोस जो अन्य सोशलिस्ट लीडर्स हैं उनका जर्मनी आना जाना लगा रहता था। ठीक है, सुभाष बोस इनफैक्ट हिटलर से मिले भी थे, ऐसा तो ऐसी बात नहीं है, गांधी जी भी जो है वो खत लिखा करते थे, गांधी जी और हिटलर जो है वो खतों के माध्यम से उनका भी कॉरेस्पॉन्डेंस चला था कुछ टाइम। लेकिन जो सोशलिस्ट लीडर है उनका जर्मनी आना जाना लगा रहता था। लेकिन जो नाजी जो सरकार है उसने, जो नाजी पार्टी ने जो विश्व युद्ध छेड़ दिया उसके प्रति जो भारतीय सोशलिस्ट लीडर्स है उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम नाजिज्म, हम फासिज्म को सपोर्ट नहीं करते, भले ही हम सोशलिज्म को जरूर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, इन देयर ओपिनियन द वॉर वॉज बीइंग फॉट बाय इंपीरियलिस्ट ऑन बोथ साइड, ईच साइड वांटेड टू प्रोटेक्ट इट्स कॉलोनियल पोजेशंस एंड गेन मोर टेरिटरीज टू कॉलोनाइज, सो नीदर साइड शुड बी सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट। तो लेफ्टिस्ट ने क्या कहा या सोशलिस्ट ने क्या कहा कि यूरोप में जो शक्तियां लड़ रही है ना, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया पे अटैक होगा, उसके बाद यूएस पर अटैक होगा जापान द्वारा, विश्व युद्ध की सारी घटनाएं मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सब इंपीरियलिस्टिक सरकारें हैं, ये सब कौन है, ये सब कॉलोनिस्ट हैं, ये पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बनाई हुई, इन्होंने भारत को कॉलोनाइज कर रखा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को कॉलोनाइज कर रखा था, न्यू फाउंडलैंड हो गया, ठीक है, लैटिन अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, सब कुछ कॉलोनाइज कर रखा है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह सब कॉलोनाइज कर रखा है इन्होंने। और यही यूरोपियन कंट्रीज जो है ये आपस में लड़ झगड़ कर इन्हीं टेरिटरीज को बांटने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, विश्व युद्ध के दौरान समझाऊंगा आपको मैं कि उसके बाद जो है वो किस तरह टेरिटरीज बटी, इकोनॉमिक कंट्रोल किस देश का कहां है, किसके इंटरेस्ट कहां पर बसे हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला है ना, मिडिल ईस्ट की सारी घटनाएं समझाऊंगा मैं आपको, भारत पर कैसे असर पड़ता है, आईआर हमारा प्रिपेयर होगा उससे। तो विश्व युद्ध जो है वो इंपीरियलिस्ट सरकारें लड़ रही हैं आपस में, और भारतीय नेशनलिस्ट का उसमें कोई गेन नहीं है, हमें इंपीरियलिस्ट सरकार के खिलाफ है, हमारा सारा मूवमेंट जो है वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, हम क्यों सपोर्ट करें। ठीक है, सुभाष बोस और उनके सपोर्टर्स का स्टांस ये था कि हम ना ही जर्मनी का सपोर्ट कर रहे हैं ना ही ब्रिटेन का। ठीक है, इनफैक्ट दे thought it was ideal time to launch a civil disobedience movement to thus take advantage of the situation and snatch freedom from Britain। सोशलिस्ट लीडर्स ने कहा, या सुभाष बोस की अध्यक्षता में उनके जो सपोर्टर्स थे, लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट वगैरह और सोशलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यह सही समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का। गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, सुभाष बोस ने कहा कि हमें किसी का साथ नहीं देना, हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना है। आइए अब तीसरा मत देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा ऐसे में। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, was not ready to accept the opinion of either गांधी और of the socialist। गांधी और सुभाष बोस दोनों की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। He was clear in his mind about the difference between democratic values and fascism। He believed that justice was on the side of Britain, France and Poland, but he also believed that Britain and France were imperialist powers and that the war was the result of inner contradictions of capitalism maturing since the end of World War I। He therefore advocated no Indian participation till India itself was free। तो यहां पर जवाहरलाल का क्या कहना है कि ये जो विश्व युद्ध चला है ना, या जो भी ब्रिटेन में जो यूरोप में युद्ध चल रहा है, ये इंपीरियलिस्टिक सरकारें आपस में चल रही हैं, भले ही सही कौन हो, भले ही सही डायरेक्शन में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन खड़े हो, भले ही जर्मनी उन पर अटैक कर रहा है, उन पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इंपीरियलिस्टिक सरकारें हैं, हमें उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो सुभाष बोस भी कह रहे थे। तो सुभाष बोस के पॉइंट से कैसे डिफरेंट रहा, यहां पर जवाहरलाल ने कहा कि हमें उनका साथ भी नहीं देना, प्लस हमें भारत में सिविल डिसोबीडियंस भी नहीं करना अभी। ऐसे में हमें उनके वहां पर इन्वॉल्व है, इस समय हमें भारत में उनकी इन्वॉल्वमेंट का फायदा नहीं उठाना। ठीक है, आइए देखते हैं। However, at that
at that same time no advantage was to be taken of Britain's difficulty by starting an immediate civil disobedience movement. ठीक है, गांधी वॉज मोर और लेस आइसोलेटेड इन हिज स्टैंड. इन द एंड ही डिसाइडेड टू गो विद नेहरूज पोजीशन विच वाज अडॉप्टेड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी. अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में जो ये मीटिंग चल रही है, अब फाइनली जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका क्या रेजोल्यूशन निकला. अब गांधी जी जो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे उनको क्रिटिसाइज किया गया कि आप अंग्रेजों का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं. नहीं, ठीक है, उस साइड लेफ्टिस्ट ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ दो, तो सबने मना करा, नहीं नहीं नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं छेड़ेंगे इस समय हम. क्योंकि उन्होंने कंडीशन क्या रखी, उन्होंने कंडीशन रखी गांधी जी लीड करेंगे लेकिन मेथड होंगे हमारे लेफ्टिस्ट के. और गांधी जी ने कहा कि मैं लीड करूंगा तो सिर्फ मेरे मेथड होंगे. तो वहां पर गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया, अदरवाइज मैं इस मूवमेंट से हट जा रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं, मैं लीडरशिप दूंगा ही नहीं. ठीक है, और यहां पर सभी लोग जानते थे, इनफैक्ट जो सोशलिस्टिक है ना, जेपी नारायण है या अन्य जो सोशलिस्टिक लीडर है, इनफैक्ट सुभाष बोस खुद जानते थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करेगा तो एक ही व्यक्ति करेगा, वो है गांधी जी. क्योंकि जनता का सपोर्ट गांधी जी के साथ है. ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का चेहरा इस समय कौन है, गांधी जी है. राइट, तो यह बहुत जरूरी है कि गांधी जी लीड करें. और गांधी जी लीड करेंगे किस मेथड को यूज करते हुए, डिबेट इसी चीज पर थी. सिविल डिसोबीडियंस करना है वायलेंट मेथड को यूज करते हुए या वही पुराने कंस्ट्रक्टिव जो एक्स्ट्रा लीगल एक्टिविटीज है उनको करते हुए करना है. ठीक है, तो ये डिबेट थी. तो हमने पॉइंट देखा किस किस का, गांधी जी का, सुभाष बोस का और जवाहरलाल नेहरू का. ठीक है, अब देखिए गांधी जी और उनके फॉलोअर्स, गांधी जी अकेला व्यक्ति नहीं, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं यानी कि जो सारे गांधीयन आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अलावा सुभाष बोस के साथ सारा कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट, और फिर जवाहरलाल और फिर उनके सारे सपोर्टर्स. तो ये तीन मुख्य ग्रुप हैं इस समय कांग्रेस में. और फाइनल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसने क्या फैसला लिया. ठीक है, तो आइए देखते हैं. जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, ये सब लीडर गांधी जी के सपोर्ट में थे और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हिस्सा भी थे. इट सेड दैट इंडिया कुड नॉट बी पार्टी टू अ वॉर बीइंग फॉट ऑन द फेस ऑफ इट फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम व्हाइल दैट फ्रीडम वाज बीइंग डिनाइड टू इंडिया. जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसने ये कहा कि भारत खुद आजाद नहीं है और भारत दूसरों की आजादी के लिए क्यों लड़ेगा भाई. उन्होंने कहा कि यूरोप में लड़ाई चल रही है डेमोक्रेसी के लिए, है ना, और भारत में खुद डेमोक्रेसी नहीं है. भारत अगर खुद आजाद होता तो हम 100% सपोर्ट करते हैं उनका, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए युद्ध हो रहा है. ठीक है, डेमोक्रेसी दुनिया में, हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है. लेकिन जब भारत खुद ही आजाद नहीं है तो यूरोप वालों का सपोर्ट कैसे कर दे. तो या तो पहले भारत को आजादी दो तब हम आपका सपोर्ट करेंगे, ये कंडीशन रखी सीडब्ल्यूसी ने. अब अगर आप भारत में कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करने की बात करते हो युद्ध के बाद, और अभी अगर आप एक रीजनेबल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हो सेंटर में, तब हम आपका सपोर्ट करने को तैयार हैं, जो कि लिलिथगो ने ठुकरा ही दिया है, जो ऑफर सीडब्ल्यूसी ने शुरुआत में दिया था. ठीक है, आगे देखते हैं. सेकेंड पॉइंट आता है, इफ ब्रिटेन वाज फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम इट शुड बी प्रूव्ड बाय एंडिंग इंपीरियलिज्म इन इट्स कॉलोनीज एंड एस्टेब्लिशिंग फुल डेमोक्रेसी इन इंडिया. अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है तो भारत में डेमोक्रेसी लाए पहले. और थर्ड पॉइंट, द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर इट्स वॉर एम्स सून. गवर्नमेंट को अपने युद्ध के एम्स जो हैं वो डिक्लेयर करने चाहिए. अभी सीडब्ल्यूसी ने बोला कि हमें पहले गवर्नमेंट के एम देख लेने चाहिए कि गवर्नमेंट इस युद्ध से चाहती क्या है. इस युद्ध में वो अगर भारतीय युद्ध में साथ देते हैं तो गवर्नमेंट क्या देगी. तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी ऑफर नहीं आया है, अभी सरकार की तरफ से जो है वो एम आने वाला है, सरकार की तरफ से जो ऑफर आने वाला है. एक ऑफर और आएगा जिसे अगस्त ऑफर कहा जाएगा, उसको अगले टॉपिक में कराऊंगा. ठीक है, वो तब आएगा जब 1942 का समय आ जाएगा और घिर जाएगी अंग्रेजी सरकार. ठीक है, जर्मनी रशिया पे अटैक कर देगा, जर्मनी का पलड़ा बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा. ठीक है, जर्मनी जो है वो बेल्जियम फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लेगा, लंदन पे जो है वो बॉम्बिंग्स हो जाएंगी. ठीक है, ब्रिटेन में जो है बॉम्बिंग होनी शुरू हो जाएंगी, अटलांटिक पर बहुत बुरा कंट्रोल आ जाएगा, मेडिटेरेनियन पूरा जर्मनी के कंट्रोल में आ जाएगा. वो जब सिचुएशन बनेगी ना, और इस साइड से जापान जो है वो चाइना के रास्ते होते हुए म्यांमार तक भारत की बाउंड्री तक पहुंच जाएगा. उस समय ब्रिटेन को फैसला लेना पड़ा, ब्रिटेन को हड़बड़ी में भारतीयों से मदद मांगनी पड़ेगी. अगस्त ऑफर दिया, तब जो है वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया. तो वो स्टैफर्ड क्रिप्स या क्रिप्स मिशन क्या है, अगस्त ऑफर क्या है, और फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या है, ये कल आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा. आज मैं केवल शुरुआत, ठीक है, वो मैं कल आएगा वो टॉपिक. आज जो चल रहा है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा कि कांग्रेस की जो वर्धा मीटिंग रही, और फिर अंग्रेजी सरकार ने जो अपने एंड से
क्या प्रोवाइड किया, अपने एंड से क्या एम बताया कि हमारा वॉर को लेकर क्या एम है और भारत में किस तरह की गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं, और फिर उस चीज का हम इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। सरकार का क्या रवैया रहा और कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन जो किया। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, अभी तक गवर्नमेंट कांग्रेस की प्रोविंशियल गवर्नमेंट चल रही है। The government's response was entirely negative. Viceroy Lilithgow, in his statement made on October 17, 1939, tried to use the Muslim League and the princes against the Congress. अक्टूबर 17, 1939 में लिलिथगो ने जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय प्रिंसलीज है उनका कांग्रेस के खिलाफ यूज करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब चल रही थी तो उनकी ग्रीवेंसेस थे कांग्रेस को लेकर, प्लस प्रिंसलीज, जहां जहां पर प्रिंसलीज थी वहां वहां पर कांग्रेस के लीडर्स भी जो है वो पहुंच गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो प्रिंसलीज के बराबर आ गए थे। यही सब नेता जो जेल में धक्के खाते थे और वही राजा महाराजा जो रथों में गाड़ियों में घूमते थे, अब वही लीडर्स उनके बराबर आ गए थे शक्ति में। तो प्रिंसलीज भी जो है वो थोड़ा इंफीरियर फील कर रहे थे अपने आप को, और मुस्लिम लीग को तो कांग्रेस अंग्रेजी सरकार अपने हिसाब से यूज करती ही थी। तो कांग्रेस के खिलाफ लिलिथगो ने इन दो शक्तियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू डिफाइन ब्रिटिश वॉर एम्स beyond stating that Britain was resisting aggression, said it would, as part of future arrangement, consult representatives of several communities, parties and interests in India and the Indian princes. यहां पर हमें समझना है अंग्रेजी सरकार ने क्या स्टेटमेंट दी। ठीक है, अंग्रेजी सरकार ने कहा कि जो अभी यूरोप में जो युद्ध चल रहा है ना, तुम ज्यादा एक्साइट मत हो। अंग्रेज सरकार ने कहा कि आपकी इतना एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है, हम कमजोर नहीं पड़े हैं, हम केवल वहां पर जो अग्रेशन है जर्मनी की तरफ से उसको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम अटैक करेंगे, हम जर्मनी से जीत जाएंगे, हमें पता है। लेकिन भारत के लिए हमारा जो एम है वो ये रहेगा कि भारत में हम क्या करेंगे, देखिएगा ये पॉइंट फिर से पढ़िए, भारत में हम कंसल्ट करेंगे किसे, representatives of several communities, parties and interest in India and Indian princes। क्या क्या कंसल्ट करेंगे कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या चेंज लाया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ, अभी उन्होंने बोला नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात भी नहीं करी, उन्होंने बोला नहीं कि आजादी देंगे कुछ करेंगे, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाए थे ना 1935 वाला, उसमें क्या बदलाव करें ऐसा जो आपके फायदे के लिए रहे, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। अब बातचीत भी किससे करेंगे, देखिए किस किससे करेंगे बातचीत, सेवरल कम्युनिटीज, पार्टीज और इंटरेस्ट इन इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसेस। उन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस से बात करेंगे, कांग्रेस का नाम ही नहीं आया इसमें। ठीक है, पार्टीज का नाम लिया गया जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, said it would immediately set up an consultative committee whose advice could be sought whenever required। एक कंसल्टेटिव कमिटी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात करी गई थी कांग्रेस द्वारा, उसके लिए जवाब दिया कि एक कंसल्टेटिव कमिटी बना दी जाएगी भारतीयों की। ठीक है, उसमें डिफरेंट, अब देखिए ये डिवाइड एंड रूल खेल रही है अंग्रेज सरकार। कांग्रेस ने एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया हुआ है इसलिए ताकि जहां भी जाए कांग्रेस ही जाए। ठीक है, दैट मीन्स अगर कंसल्टेटिव कमिटी बनती है तो ये कांग्रेस के ही मेंबर हो इसमें। लेकिन अंग्रेजी सरकार क्या कर रही है इसमें, मान लीजिए 10 बंदों की जो है वो, मान लीजिए अगर 10 व्यक्तियों की एक कंसल्टेटिव कमेटी बनेगी, उसमें 3 जो है वो अलग अलग क्षेत्र के प्रिंसलीज के राजा को बिठा दिया, 2 जो है वो कांग्रेस के लीडर्स, 3 कांग्रेस के लीडर्स जिसमें से एक लेफ्टिस्ट, एक राइटिस्ट, एक जो है वो उसमें से गांधीयन आइडियोलॉजी का, उसके अलावा मुस्लिम लीग के लीडर्स डाल दिए, अपने अंग्रेजी आईसीएस अफसर डाल दिए, कोई एंग्लो इंडियन डाल, तो दैट मीन्स उसको बहुत ज्यादा हेट्रोजीनस बना दिया ताकि उसमें खींचतान बनी रहे, एक मत आए ना कभी भी, और जो अंग्रेजी सिस्टम चाहते हैं, जो चलाना चाहते हैं अंग्रेजी सिस्टम, फूट डालो शासन करोगा, वो चलता रहे। सो दिस वाज अगेन द सेम अरेंजमेंट, फूट डालो शासन करो की ही अरेंजमेंट थी ये भी। तो अंग्रेजी सरकार बार बार कर रही थी और भारतीय नेता दुखी हो गए थे कि यार ये चीज हमें समझ आ गई है, ये चीज हमें सूरत स्प्लिट के समय ही समझ आ गई थी, उसके बाद हम कभी आपके इस मतलब फूट डालो शासन करो की नीति के डायरेक्ट जो है वो फंसे नहीं है आपके इस जाल में। हम वैसे आप घुमा फिरा के आप हमारी जनता को बहला फुसला के लड़ाई रहे हो आपस में, लेकिन बड़े तौर पर हम फंसे नहीं अभी तक। ठीक है, और वही फिर से करने की कोशिश थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, कंसल्टेटिव कमेटी बनाने जा रहे थे वो,
आगे देखते हैं गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा क्या था। ठीक है, लिनलिथगो स्टेटमेंट वाज नॉट एन aberration but a part of general British policy to take advantage of war to regain the lost ground from the Congress by provoking the Congress into a confrontation with the government and then using the extraordinary situation to acquire draconian powers। तो यहां पर ओके, ड्रैकोनियन पावर्स यहां पर क्लियरली बोला लिनलिथगो की स्टेटमेंट ने। इनकी बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी थी, मैं बोल रहा हूं ना कैरेट और स्टिक की। ये एक दे रहे हैं कि हम एक ऑफर दिया अपनी तरफ से, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप विरोध करोगे तो हम आपको मार पीट के शांत कर ही देंगे। तो वही पॉलिसी इनकी चली आ रही है, वही सेम पॉलिसी है। पढ़िएगा क्या स्टेटमेंट है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द वॉर टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड फ्रॉम द कांग्रेस बाय प्रोवोकिंग द कांग्रेस इनटू अ confrontation with the government and using the extraordinary situation to acquire draconian powers। युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान कांग्रेस इस युद्ध का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस को फिर से जो है वो कोई एक मीठी गोली दो, कांग्रेस उस मीठी गोली को खाएगी नहीं, क्योंकि सूरत स्प्लिट के बाद वो मीठी गोलियां खाना बंद कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस अब उसका विरोध करेगी। अब उस विरोध को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार बहाना बना लेगी, वहां पर जो है वो कहीं जगह जगह पर अंग्रेजी सरकार अपनी तरफ से दंगे करवा देगी और अंग्रेजी सरकार बोलेगी कि देखो ये कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस जो है वो जर्मनी का साथ दे रही है, कांग्रेस जापान का साथ दे रही है। जो मतलब अंतरराष्ट्रीय मंच है उसमें भारत की कांग्रेस को बदनाम करके जो विश्व युद्ध चल रहा है उसके लहर में आकर जो है मतलब उसी पूरे फ्लो में कि वायलेंस जो है वो सप्रेस करना बहुत जरूरी है अगर हमें विश्व युद्ध जीतना है। बाद में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। ये मतलब जोड़ दिया जाएगा कि विश्व युद्ध के दौरान जो है वो कोलेटरल डैमेज होता ही है, वो कोलेटरल डैमेज में ऐड हो जाएगी कांग्रेस और जबरदस्ती फोर्सफुली जो है वो कांग्रेस के इस मूवमेंट को दबा दिया जाएगा और फिर से 5-7 साल पीछे धकेल दिया जाएगा आजादी के इस संग्राम को। तो ये अंग्रेजों की क्लियर जो है वो एजेंडा था उनका, हमेशा से ही पॉलिसी यही चली आ रही है उनकी। तो ठीक है, उसके अलावा देखिए और क्या क्या किया उन्होंने। इवन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इमरजेंसी पावर्स हैड बीन एक्वायर्ड फॉर द सेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बाय अमेंडिंग द 1935 एक्ट। युद्ध शुरू होने से पहले ही इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो आ गई थी। डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस हैड बीन एनफोर्स्ड द डे द वॉर वाज डिक्लेयर्ड, दस रिस्ट्रिक्टिंग सिविल लिबर्टीज। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, ऑर्डिनेंस लाया गया। एक्ट बनाने का तो समय ही नहीं था ना इनके पास, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया गया। इन मई 1940 अ टॉप सीक्रेट ड्राफ्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राफ्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस that been prepared aimed at launching crippling preemptive strikes on the Congress। इसको लाया गया ताकि विश्व युद्ध के दौरान अगर कांग्रेस किसी तरह की स्ट्राइक, सिविल डिसोबीडियंस करने की कोशिश करती है तो उसको बहुत क्रूरता से जो है वो कुचल दिया जाए। तो उसके खिलाफ जो है वो ऑलरेडी पहले से ही एक्ट लेकर बैठी है अंग्रेजी सरकार। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध में जो होम रूल मूवमेंट हुआ वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अंग्रेजी सरकार इस बार जो है वो अपने एंड से प्रिपेयर होकर आ रही थी कि अगर सिविल डिसोबीडियंस होता है तो हम उसको कुचलने के लिए मोर देन जेंटली प्रिपेयर्ड है। क्यों? क्योंकि इस बार तो हमारे पास बहाना भी होगा, क्योंकि आप ही के लीडर्स जो है वो, क्योंकि सुभाष बोस का जापान के साथ अच्छा रिलेशन था, जवाहरलाल नेहरू का जर्मनी के साथ अच्छा रिलेशन था। ठीक है, सुभाष बोस का भी जो है वो जर्मनी के साथ अच्छा रिलेशन था, सोशलिस्टिक कंट्रीज के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन था इनका। सो दैट मीन्स हम जो है वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह बात उठा देंगे कि भारतीय जो है वो प्रो जर्मन या प्रो जापान मतलब जापानी सपोर्टर है, तो आपको सप्रेस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन में 1940 टॉप सीक्रेट ड्राफ्ट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑर्डिनेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल है। उसके बाद द गवर्नमेंट कुड देन कॉल अपॉन द एलाइड ट्रूप स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एलाइड ट्रूप्स का यूज कर सकती थी जो भारत में स्टेशन थे। इट कुड ऑल्सो विन एन अनयूजुअल अमाउंट ऑफ लिबरल एंड लेफ्टिस्ट सिंपैथी all over the world by painting an aggressive Congress as being pro Japan and pro Germany। ये पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिया है कि पूरी दुनिया के लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों का सपोर्ट जीत लिया जाएगा, लिबरल लोगों का सपोर्ट जीत लिया जाएगा अगर एक बात बेसिक बोल दी जाए कि जो कांग्रेस है वो जापानीज या जर्मनी के सपोर्ट में। क्योंकि अगर कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस छेड़ती है भारत में, दैट मीन्स वो, देखिए अंग्रेज कैसे पोर्ट्रे करेंगे, यही गांधी जी भी शुरू में यही कह रहे थे एक्चुअली, लेकिन उन्होंने अलग तरीके से कहा। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या करेंगे, नहीं तो अंग्रेज अगर हम विरोध करते हैं ना उनका, तो अंग्रेज कहेंगे कि देखो ये जर्मनी का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये हमारा विरोध नहीं कर रहे तो ये उनके साथ में है।
है ना, एक नहीं तो दूसरी बात है, राइट, न्यूट्रल नहीं है, एक नहीं तो दूसरी बात है, राइट। सो इसीलिए गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों का साथ दो ना दो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कोई, इसलिए गांधी जी ने बहुत बार जो है वो बिटर पिल्स सॉलो की है, ठीक है, और कोई नहीं करेगा तो गांधी जी ने खुद बोला है कि मैं सपोर्ट करता हूं, और क्रिटिसिज्म गांधी जी ने सहा। इससे क्या बात हो गई, इससे यह बात फैल गई कि अंग्रेजी जो भारतीय जो मतलब नेशनलिस्ट हैं वो अंग्रेजों के साथ हैं। तो कई जगहों पर जहां पर जरूरी था ये मैसेज देना कि भारतीय अंग्रेजों के साथ हैं, वहां पर गांधी जी ने खुद वो मैसेज दिया ताकि बाकियों पर लांछन ना लगे, मूवमेंट कमजोर ना पड़े। क्योंकि गांधी जी को पता था कि जो पीजेंट्री है वहां पर मैं अपनी पोजीशन को बैलेंस कर दूंगा, लेकिन जो अन्य लीडर्स हैं उनकी छवि पर जो है वो दाग नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अपने अलग अलग स्फीयर्स हैं, मेरा अपना अलग गेम है, उनका अलग लेवल पर खेल रहे थे गांधी जी, ठीक है। गांधी जी की अलग लीग थी, क्योंकि गांधी जी के पास जो मास सपोर्ट था ना, जो गांधी जी जनता के साथ जुड़े थे, वो एक अलग लेवल का गेम था उनका। ते एक 60 साल का व्यक्ति 23 दिन अगर भूखा रह रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जवान व्यक्ति जो है वो व्रत रख लेते हैं, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति अगर इतने लंबे समय तक भूखा रहे, पैदल चले, अगर कम से कम कपड़े पहने, ठीक है, बहुत सिंपल जीवन जिए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इस बात का। तो गांधी जी की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का गहरा इंपैक्ट था, इसलिए कई जगहों पर उन्होंने अपने ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म झेला है जानकर, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी इमेज जो है वो मैं बाद में रिवाइव कर लूंगा, लेकिन जो अन्य जवान लीडर्स हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष बोस है, इनकी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा आपका, ब्रिटिश इंडियन रिएक्शनरी पॉलिसीज रिसीव्ड full support from Prime Minister of Britain Winston Churchill and Secretary of State Zetland, who branded the Congress as a purely Hindu organization. ठीक है, अब जो भारत में अंग्रेजी गवर्नमेंट है वो पूरी तरह क्रिटिसाइज कर रही थी किसको, कांग्रेस को। वो बोल रही थी देखो ये तो हमारा सपोर्ट कर नहीं रहे, दैट मीन्स जापान जर्मनी का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज को तूल पकड़ा दी कहां पर, ब्रिटेन की कैबिनेट में और यूरोप में। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। उसने कहा कि कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है, हिंदू द्वारा डोमिनेटेड है, और जो मुस्लिम लीडर्स है उनको बोला कि बच के रहो तुम तो इनसे, कांग्रेस हिंदू डोमिनेटेड। तो हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करी, जबकि कांग्रेस में सभी वर्ग सभी जाति के लोग जो है वो मिलकर इकट्ठा थे। मैंने आपको पहले भी समझाया ना, कांग्रेस कोई एक व्यक्ति या एक जाति या एक धर्म की पार्टी ना होकर कांग्रेस जो है वो एक मंच था जहां पर सभी जाति धर्म के व्यक्ति आकर जुड़ सकते थे, है ना। आगे देखते हैं। ऑल राइट, सो यहां पर हमने देखा कि विंस्टन चर्चिल कौन है, उस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर, और भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, जेटलैंड। तो इन दो व्यक्तियों के नाम आप ध्यान रखेंगे। और उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस को एक प्योरली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहा, जबकि कांग्रेस की जो गाइडलाइंस हैं वो स्पेसिफिकली सेक्युलर थी, ठीक है। Next point, it became clear that British government had no intention of loosening its hold during or after the war and was willing to treat the Congress as an enemy. कांग्रेस को एनिमी की तरह ट्रीट करना था, और भारत उनकी प्राइज्ड पोजीशन थी, ठीक है। ब्रिटेन के राजा के टाइटल में एम्परर ऑफ इंडिया लिखा जाता था। वो क्यों लिखा जाता था? क्योंकि भारत से जो उन्होंने कमाई निकाली थी ना, उसी के जोर पे उन्होंने बाकी कॉलोनीज को एस्टेब्लिश किया था। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में था ही क्या, साउथ अफ्रीका में कितनी ही माइंस थी, साउथ अफ्रीका में जो है वो मिनरल्स निकले अफ्रीका से, लेकिन मार्केट तो नहीं था ना, वहां मार्केट तो भारत में ही था ना, ठीक है। सो दैट मींस भारत से जो पैसा मिला है उसी की जोर पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप में। लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत से आने वाले पैसे के जोर पर ही हुआ है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि भारत अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था, और अभी तो भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। अंग्रेज क्या चाहते थे, विश्व युद्ध के बाद भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएंगे और फिर भारत से जो है वो कमाई इकट्ठा करेंगे। तो भारत को छोड़ने का अभी उनका प्लान नहीं था नियर फ्यूचर में, ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी जी ने यहां पर क्या कहा है, गांधी रिएक्टेड शार्पली टू द गवर्नमेंट्स इनसेंसिटिविटी टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन। गांधी ने कोट किया है, देयर इज टू बी नो डेमोक्रेसी फॉर इंडिया इफ ब्रिटेन कैन प्रिवेंट इट।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेफरिंग टू द माइनॉरिटीज एंड द अदर स्पेशल इंटरेस्ट, गांधी सेड, गांधी जी की एक और कोटेशन है, कांग्रेस विल सेफगार्ड माइनॉरिटी राइट्स प्रोवाइडेड दे डू नॉट एडवांस क्लेम्स इनकंसिस्टेंट विद इंडियाज इंडिपेंडेंस। यानी गांधी जी का क्लियर था यहां पर कि कांग्रेस जो है वो सभी माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगी, ठीक है, लेकिन वो काम जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस की तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं, केवल मुस्लिम्स के लिए काम कर रहे हैं, केवल महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, केवल लेबर्स के लिए काम कर रहे हैं, केवल, अब माइनॉरिटीज में तो लैंडलॉर्ड भी है, माइनॉरिटीज में तो भारतीय पूंजीपति भी है, ठीक है, तो केवल एक ही माइनॉरिटी के लिए काम नहीं करना, अगर कर भी रहे हैं तो वो नेशनलिस्ट अप्रोच रहनी चाहिए उसकी, वो भारत को आजादी की तरफ ले जाए, जो भी काम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज, कांग्रेस मिनिस्ट्री डिसाइड टू रिजाइन ऑन अक्टूबर 23, 1939। अब अंग्रेजों का ये रवैया देखकर, और अंग्रेजों ने बोला जो भारत को हम अभी फिलहाल आजाद करने की कंडीशन में नहीं है, हमारा एम नहीं है भारत को आजाद करना, तो ऐसी कंडीशन में कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया अक्टूबर 23, 1939 में। और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में देखिए क्या क्या प्रोविजन रखे गए, रिजेक्टेड द वाइसरीगल स्टेटमेंट एज अ रिटरेशन ऑफ द ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। जो पुरानी पॉलिसी चली आ रही है डिवाइड एंड रूल, उसी पॉलिसी को फिर से जो है वो दोहराया गया है। वाइसरॉय की जो स्टेटमेंट है, लिनलिथगो की जो स्टेटमेंट है, उसमें इसको कोट करते हुए हम रिजाइन करते हैं। दूसरी चीज, डिसाइडेड नॉट टू सपोर्ट द वॉर, और तीसरी, कॉल्ड अपॉन द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज टू रिजाइन इन द प्रोविंस। सभी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को बोला गया कि आप प्रोविंसेस में से रिजाइन करो, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, पिछला ही सेशन जो हमने पढ़ा है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उसमें मैंने आपको समझाया था कि कांग्रेस पहले से जानती थी, या जवाहरलाल नेहरू ने ये पहले से बोल दिया था कि हमें शुरू से ही पता था कि एक ना एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें दूर हटना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमें रिजाइन करना पड़ेगा ये जो भी हमने मिनिस्ट्रीज होल्ड करी हैं। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि मिनिस्ट्रीज होल्ड तो कर लो बेटा, लेकिन होल्ड देम लाइटली नॉट टाइटली, ठीक है, यानी कि उनको हल्के से होल्ड करके रखना, ज्यादा तुम उसमें घुस मत जाना कहीं अंग्रेजों के ही तुम जो है वो वेसल बन जाओ, या अंग्रेज जो है वो तुम्हें अपना इंस्ट्रूमेंट बना ले कांग्रेस में बंटवारा लाने के लिए। तो ये पहले से जो है वो आशंका थी कि हमें मिनिस्ट्री से रिजाइन तो करना पड़ेगा ही, और फाइनली जो है वो विश्व युद्ध जब छिड़ा तो रिजाइन कर भी दिया गया, किसके द्वारा, कांग्रेस के मिनिस्टर्स द्वारा। आगे देखते हैं यहां पर, डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट मास सत्याग्रह। पहला पॉइंट देखिएगा, आफ्टर लिनलिथगो स्टेटमेंट ऑफ अक्टूबर 1939 द डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट मास स्ट्रगल बिगेन वंस अगेन। अब कांग्रेस ने कर दिया रिजाइन, अब यहां पर फिर से डिबेट छिड़ गई कि मास स्ट्रगल शुरू किया जाए, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस लाया जाए, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस आएगा तो लीड कौन करेगा, गांधी जी करेंगे या कोई और करेगा, वैसे ये एक मत था कि गांधी जी ही करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि गांधी जी अगर लीड करेंगे तो गांधी जी किसकी आइडियोलॉजी के ऊपर लीड करेंगे, क्योंकि लेफ्टिस्ट कह रहे थे, सुभाष बोस कह रहे थे कि मेरे प्रिंसिपल्स पर आप लीड करोगे, लेकिन गांधी जी आप लीड करो, ठीक है। और दूसरी साइड गांधी जी कह रहे थे कि अगर मैं लीड करूंगा सिविल डिसोबीडियंस को तो मेरे प्रिंसिपल्स होंगे। तो यहां पर अभी जो है वो खींचतान चल रही है। बल्कि दूसरी बात यह है कि गांधी जी कह रहे थे कि हम मास स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अभी तैयार नहीं है, हमें पहले कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, हमें पहले जनता को इकट्ठा करना चाहिए। और दूसरी साइड सुभाष बोस और अन्य सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट कह रहे थे कि नहीं, यही सही समय है, जनता जाग चुकी है, हमें अभी मास स्ट्रगल करना चाहिए। गांधी जी कह रहे थे अगर अभी हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे युद्ध के दौरान तो अंग्रेजी सरकार जो है वो भारतीय जनता में फूट डलवा देगी और हिंसा फैलेगी, और वो हिंसा जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमारा मूवमेंट कमजोर हो जाएगा। दूसरी साइड सोशलिस्ट नेता और कम्युनिस्ट नेता क्या कह रहे थे, ये सुभाष बोस की लीडरशिप में कहा जा रहा था कि अगर वायलेंस होता है, वो हम भी जानते हैं कि वायलेंस होगा, अगर वायलेंस होता है तो उसे हम कंट्रोल कर लेंगे, तो दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। तो ये वही बात है, सेम चीज देखिएगा 1929 में जवाहरलाल ने भी यही स्टांस लिया था कि सिविल डिसोबीडियंस लाओ, सिविल डिसोबीडियंस लाओ, ठीक है। जब नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था उन्होंने और डोमिनियन स्टेटस की मांग को जो सिरे से खारिज किया था, तो वहां पर सुभाष और जवाहर दोनों साथ थे। वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो है वो पॉलिटिक्स चमकाई थी जब उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस और साइमन कमीशन के विरोध में जब पूरे भारत में एक यूथ लीडर की तरह जो उभर के आए थे, एक सोशलिस्ट लीडर के तौर पे, तो वहां पर ग्लोरी आई थी जवाहर के नाम पे। अब सुभाष चाहते थे कि ये मेरा समय है, अब ग्लोरी मेरे नाम पर होना चाहिए, इसलिए सुभाष चाह रहे थे कि अब मेरे नाम पर जो है वो मैं शुरू करूं मूवमेंट को, लीड मैं करूं,
क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि गांधी जी की आइडियोलॉजीज कारगर हैं, जरूरी हैं, लेकिन वो जनता को इकट्ठा करने के लिए जरूरी थी। आजादी हमें जो वायलेंट तरीके हैं उनसे ही मिलेगी, आजादी हमें मिलिटेंट तरीकों से ही मिलेगी। जनता को जागरूक करने का काम गांधी जी का था, वो बिल्कुल जरूरी था, वो सही था, ये सुभाष का कहना था। लेकिन अब जो आजादी मिलेगी फाइनली वो हमें मिलिटेंट तरीकों से मिलेगी, ये भी सुभाष का ही कहना था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये डिबेट थी। गांधी जी का क्या कहना था? Gandhi and his supporters were not in favor of an immediate struggle because they felt that allied cause was just। उन्होंने कहा कि इमीडिएट स्ट्रगल अभी नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो युद्ध है वो सही है। ब्रिटेन अभी जर्मनी के खिलाफ बिल्कुल सही लड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। अगर हम यहां पर अभी विरोध करेंगे ना, तो कांग्रेस का नाम आ जाएगा कि कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के विरोधी है। तो वो क्यों डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं? कि जब वो डेमोक्रेसी के लिए जो लड़ रहा है उसका साथ ही नहीं दे रहे हैं। तो यानी अगर ब्रिटेन डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है यूरोप में, और अगर कांग्रेस भारत में ब्रिटेन का साथ ना दे, तो कांग्रेस डेमोक्रेसी के सपोर्ट में नहीं है, तो फिर कांग्रेस को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे माना जाए? कैसे मान ले कि अगर अंग्रेजी सरकार भारत से अपना होल्ड हटाती है तो कांग्रेस एक टोटलिटेरियन एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर देगी भारत में, या जर्मनी या जापान के कंट्रोल में आकर भारत में जो है वो एक जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं एस्टेब्लिश हो जाएगी? ऐसा हम कैसे मान लें? ठीक है, वैसे सुभाष चंद्र बोस ने ये कोट किया है कि भारत जो है वो इमीडिएटली डेमोक्रेसी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। भारत में कुछ समय जो है वो एक टोटलिटेरियन माहौल होना चाहिए, पहले किसी एक शक्ति या एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि भारत की इकोनॉमी रिवाइव हो सके। क्योंकि डेमोक्रेसी चलाने के लिए एक स्पेसिफिक तरह की इकोनॉमी चाहिए, वो इकोनॉमी भारत में नहीं थी। तो डेमोक्रेसी के लेवल तक आने के लिए हमें एक टोटलिटेरियन सरकार चाहिए कुछ समय तक। एक लेवल जब आ जाएगा उसके बाद हमें डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है। तो कुछ इस तरह के विचार थे सुभाष के। लेकिन इन विचारों को लेकर ही गांधी जी चिंतित थे कि सुभाष जो है वो पूरी वर्दी वगैरह में पहनकर, यानी फौजी की वर्दी पहनकर जो है वो सलूट वगैरह देकर जो है वो मार्चिंग वगैरह करा रहे हैं। तो गांधी जी जो है वो थोड़े चिंतित थे कि ऐसा ना हो कि भारत में जो है वो तख्ता पलट जो हो जाए या डिक्टेटरशिप आ जाए भारत में किसी तरह की। तो यहां पर खींचतान है। जवाहर चाहते थे कि एक सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है वो एस्टेब्लिश हो। गांधी जी चाहते थे कि वेस्टर्न जो सोशलिज्म है वो एस्टेब्लिश ना होकर ग्रामीण लेवल से उठाया जाए सरकार को। ठीक है, और दूसरी तरफ सुभाष चाहते थे कि पहले एक टोटलिटेरियन सरकार हो, धीरे धीरे हम जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। ये आशंका थी, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन ये आशंका जरूर मौजूद थी वहां पर। तो ये खींचतान थी अभी। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कम्युनल सेंसिटिवनेस एंड लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कुड रिजल्ट इन कम्युनल राइट्स। अब गांधी जी का यह मानना था कि भारत में दंगे हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम। क्यों? क्योंकि अभी बिहार के, बंगाल के जो मुस्लिम पीजेंट्री है वो अभी हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को अपने फेवर में ले रखा है और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ भड़का रखा है। तो कांग्रेस को मुस्लिम्स का सपोर्ट नहीं है और कांग्रेस को हिंदू डोमिनेटेड पार्टी बताया हुआ है अंग्रेजों ने, और भारत में हिंदू मुस्लिम जो है वो दंगे आसानी से हो जाएंगे और उन दंगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सुभाष ने कहा कि देखिए बंगाल की टेंशन मत लीजिए, बंगाल मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि सुभाष वजदा जो बंगाल प्रोविंस की जो कांग्रेस की कमेटी है उसके चेयरमैन थे, जहां से उनको बाद में निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया चेयरमैनशिप से, और फिर 3 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से प्रोहिबिट कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना खुद का फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, वो मैंने आपको बोला ना, सुभाष के लिए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन पर अलग से टॉपिक लूंगा, मैं अलग से समझाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, लेकिन वो घटनाएं घटी थी उनको जो है वो बंगाल से, क्योंकि उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर दिया था, स्पीच दे दी थी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई और उनको 3 साल के लिए वर्जित किया गया कांग्रेस में किसी भी तरह के इलेक्शन लड़ने से। तो और उनका जो ऑलरेडी उनके पास पोस्ट थी बंगाल के जो क्या बोलते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस की कमेटी है, उनके प्रेसिडेंट थे वो, उस ओहदे से उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो वो बंगाल में पकड़ थी सुभाष की, तो वो इस कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि बंगाल में मैं दंगे नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे टल गए तो पूरे भारत में टल जाएंगे, क्योंकि बंगाल से ही शुरुआत होती है। किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि की शुरुआत जो है वो भारत में बंगाल से ही हो रही थी। मैंने आपको समझाया कि बंगाल ही क्यों जो है वो पॉलिटिकल शक्ति का सेंटर था। ठीक है,
आगे देखिएगा, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन शैम्बल्स एंड द एटमॉस्फेयर वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर अ मास स्ट्रगल। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बटी हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही, लेफ्ट और राइट में खींचतान है। प्रोविंसेस सरकार, जब कांग्रेस के मंत्री जो है वो सरकारें बना के बैठे हुए थे प्रोविंसेस में, तो वहां पर कुछ करप्ट हो गए, कुछ अंग्रेजों के साथ मिल गए, कुछ लेफ्ट राइट के झगड़े में उलझ गए, ठीक है, कुछ उन झगड़ों को सुलझाने में लग गए, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अंग्रेजों के साथ जुड़कर जो है वो लेजिस्लेशन खेल रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस जो है वो अभी जुड़ी नहीं हुई, यानी कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए, वो यूनिटी कांग्रेस में नहीं है, जो कि सुभाष ओवर एस्टिमेट कर गए, अंडर नहीं ओवर एस्टिमेट कर गए। क्योंकि सुभाष को 1938 और 1939 दोनों में ही अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया, तो सुभाष वहां पर कॉन्फिडेंस में आ गए कि कांग्रेस का मेरे पास जो है वो पॉपुलर सपोर्ट है, दैट मीन्स कांग्रेस को मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो राइटिस्ट हैं, जो हिंदू कट्टर हैं, जो मुस्लिम लीडर्स हैं कांग्रेस में, उन सबका आपस में जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, और वो उस तरह का बहुमत अभी कांग्रेस में नहीं है। प्लस दूसरी चीज, सभी ये चाहते थे कि कांग्रेस में बंटवारा ना हो, और सुभाष कह रहे थे कि अगर कांग्रेस हमारा जो है वो मिलिटेंट तरीका अपनाने को तैयार नहीं है तो हम कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो और सुभाष का यह मानना था कि मेरे पास इतना पॉपुलर सपोर्ट है कि मैं एक बड़े लेवल पर एक पैरेलल कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश कर लूंगा, कांग्रेस के पैरेलल एक अपनी कांग्रेस जो है वो एस्टेब्लिश कर लूंगा। लेकिन उनका ये ओवर एस्टिमेशन गलत था। क्यों? क्योंकि जितने भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नेता थे वो ये बात भली भांति जानते थे, जो पुराने नेता थे वो ये बात भली भांति जानते थे कि जो मास स्ट्रगल है वो गांधी जी के बगैर नहीं हो सकता, इसीलिए कांग्रेस को जोड़े रखना जरूरी है। और सूरत वाला जो स्प्लिट है वो फिर से दोहराने की कंडीशन में नहीं है हम। अंग्रेज तो चाहते ही है, यही चाहते हैं अंग्रेज तो, कि भारत जो है वो, जो कांग्रेस है उसके टुकड़े हो जाए, ठीक है। तो ये जो पुराने नेता है ये भली भांति इस चीज को समझते थे, लेकिन सुभाष जो है वो अभी इतने भी पुराने नहीं थे, सुभाष भी ठीक ठाक उनकी उम्र हो गई थी, ठीक है, लेकिन वो अपने में कॉन्फिडेंट थे। वो वैसे उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो है वो गांधी जी के सपोर्ट में थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा सुभाष को, यहां पर देखिए सुभाष को रिजाइन क्यों करना पड़ा अपनी प्रेसिडेंटशिप से, क्योंकि गांधी जी ने कहा सुभाष को कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को तुम जो है वो अपॉइंट करो। क्योंकि सुभाष का ये जो सॉलिड स्टांस था, है ना, सुभाष जो 1939 में कांग्रेस के फिर से बने, कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बने, उस समय, वैसे तो मैंने अलग से सेशन कराना इस पर, लेकिन चलो तुम्हें ग्लिम्स देता हूं मैं। 1939 में कांग्रेस के फिर से प्रेसिडेंट बने तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर मुद्दा बना कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को कौन अपॉइंट करेगा, या वो इलेक्ट होकर आएगी या प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष। तो गांधी जी ने कहा कि सुभाष तुम अपॉइंट करो, ठीक है। अब यहां पर सुभाष चंद्र जो है वो कंफ्यूज हो गए, उनको फंसा लिया गया पॉलिटिकली। अगर वो अपॉइंट करेंगे खुद से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, ठीक है, तो जो सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करा जाएगा, वो बात ये हो जाएगी कि सिविल डिसोबीडियंस जो लॉन्च होगा वो फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और सिविल डिसोबीडियंस को लीड करना है गांधी जी ने। और गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया था कि अगर मैं लीड करूंगा तो मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और दूसरी साइड सुभाष कह रहे थे कि लीड गांधी जी करेंगे लेकिन स्ट्रेटेजी मेरी होगी। और अगर गांधी जी अपॉइंट करते हैं या इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो उस चीज का विरोध कांग्रेस वर्किंग कमेटी को, तो उस चीज का विरोध सुभाष कर रहे थे। तो ऐसे में फाइनली सुभाष ने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। सुभाष और उनके सपोर्टर्स ने अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया 1939 में। लेकिन वो उनकी गलतफहमी रही कि उनके पास इतना बड़ा सपोर्ट है, उस समय उनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, ठीक है। उनको लगा कि हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन उतना उनके पास सपोर्ट नहीं था। ज्यादा पुराने लीडर्स जो हैं वो गांधी जी की तरफ झुके रहे। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। वैसे ये जो पूरा मुद्दा है ना, मैं आपको बताऊं, ये त्रिपुरी वाली जो कंफ्यूजन है, हरिपुर वाला जो कांग्रेस के सेशन है, फिर त्रिपुरी वाला कांग्रेस का सेशन है, ये मैं आगे सुभाष के लिए जो अलग से एक टॉपिक लेकर आऊंगा सुभाष बोस का, उसमें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने उसका इतना खास जिक्र आज नहीं किया। आगे देखिए, अदरवाइज 1938 हरिपुर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट रहे सुभाष, और फिर 1939 त्रिपुरी के कांग्रेस के सेशन के प्रधान रहे, प्रेसिडेंट रहे कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिएगा, नेक्स्ट चीज आती है, दे इंस्टेड एडवोकेटेड टोनिंग अप कांग्रेस organization, carrying on political work among the masses and negotiating till
all possibilities of a negotiated settlement were exhausted, only then would struggle begin. यानी स्ट्रगल तो होगा, ये बात सबको पता थी कि स्ट्रगल का पीरियड आएगा, लेकिन पहले जो है वो बातचीत कर लेते हैं। जब बातचीत हमें ऐसे लगेगा कि बातचीत पूरी तरह खत्म हो गई है, उसके बाद हम स्ट्रगल करेंगे। अब बातचीत को लेकर भी ना कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने रिजाइन क्यों किया था 1939 में? क्योंकि अपनी स्पीच में, त्रिपुरी में जब स्पीच दी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट सुभाष बोस ने, तो उसने कहा कि हम 6 महीने का अल्टीमेटम देते हैं अंग्रेजी सरकार को, और अगर अंग्रेजी सरकार 6 महीने के भीतर हमारी डिमांड नहीं मानती है कि ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करेगी, उसके बाद हम सिविल डिसोबीडियंस छेड़ देंगे। ठीक है। और यहां पर सरदार पटेल का जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बना। ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रहा सुभाष बोस के साथ, इसीलिए उन्होंने सीडब्ल्यूसी से रिजाइन कर दिया। उसके बाद फिर सीडब्ल्यूसी अपनी तरफ से अपॉइंट करने के लिए गांधी जी ने कहा बोस को, और फिर सुभाष बोस ने खुद जो है वो अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। कांग्रेस के विद इन, मतलब कांग्रेस के भीतर ही उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है। और रिजाइन करा किसने? सुभाष बोस ने। उनकी जगह अपॉइंट किसको किया गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। आगे देखिएगा, in January 1940 Lilithgow stated dominion status of Westminster variety after the war is the goal of British policy in India। 1940 में मैंने आपको बोला ना, हाथ पैर फूलने लगे अंग्रेजों के, जब धीरे धीरे जो है वो जर्मनी ने कंट्रोल बढ़ा दिया अपना, तब ब्रिटेन ने कहा, लिलिथगो ने कहा कि भारत में डोमिनियन स्टेटस दे देंगे हम, जैसा हमने न्यूजीलैंड में दिया है, जैसा हमने ऑस्ट्रेलिया में दिया है, साउथ अफ्रीका, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा में जैसे हमने डोमिनियन स्टेटस दिया है, वैसा डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देंगे। उसको क्या क्या कहा जाता है? देखिएगा यहां पर लिखा है वेस्टमिंस्टर वैरायटी। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस ऑफ वेस्टमिंस्टर वैरायटी, जैसा कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा में दिया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा 1931 में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं ये, मैं आपको बताऊंगा आगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। आगे देखिए, नेक्स्ट चीज आएगा, इन इट्स मीटिंग इन इलाहाबाद इन नवंबर 1939 द कांग्रेस वर्किंग कमेटी रीइटरेटेड दैट इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ऑफ द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम द constitution through a constituent assembly should be reconsidered and that it was only through such a constituent assembly that communal and other problems could be tackled। इलाहाबाद की 1939 की जो मीटिंग है कांग्रेस की, उसमें क्लियर किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश करनी चाहिए अंग्रेजों को, तभी जो है वो हमारे भारतीयों की समस्याएं सुधर सकेंगी। उसके बाद 1940 का रामगढ़ का सेशन देखते हैं। सो रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मार्च 1940 विद मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके प्रेसिडेंट रहे। कहां पर हुआ? रामगढ़। रामगढ़ कहां है? प्रेजेंटली मध्य प्रदेश और तब का सेंट्रल प्रोविंस। इट वॉज डिसाइडेड टू लीव द फॉर्म एंड टाइमिंग टू गांधी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कैसा रहेगा, कब शुरू किया जाएगा, यह गांधी जी पर छोड़ दिया गया। इनफैक्ट 1939 से गांधी जी बोल ही रहे हैं कि हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी पर ही छोड़ दिया गया 1940 में कि गांधी जी आप पहले कंस्ट्रक्टिव वर्क करवा लीजिए जितना हमें करना है, उसके बाद जब शुरू करना होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, क्या शुरू करना है? सिविल डिसोबीडियंस या नेक्स्ट फेज ऑफ मास स्ट्रगल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बट इवन नाउ गांधी वाज इन फेवर ऑफ कंटिन्यूड कोऑपरेशन एट द प्रोविंशियल लेवल। गांधी सेड दैट ही वुड ऑफर द ब्रिटिश मोरल सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर बट ऑन अ नॉन वायलेंट बेसिस। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार को एक मोरल सपोर्ट हम देते रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना, गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने यह स्टांस लिया कि जो ब्रिटेन में लड़ाई हो रही है ना, या यूरोप में जो लड़ाई हो रही है, वो अंग्रेजी सरकार जो है वो सही लड़ रही है। क्यों? वो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अगर कांग्रेस विरोध करती तो कांग्रेस को डेमोक्रेसी विरोधी जो है वो घोषित कर दिया जाता। इसीलिए डेमोक्रेसी का सपोर्ट करने का जो है वो कांग्रेस को स्टांस लेना पड़ा, या ब्रिटेन का सपोर्ट करने का गांधी जी को स्टांस लेना पड़ा। अब गांधी जी ने खुद क्यों लिया, मैंने आपको बताया, ताकि दूसरों को ना लेना पड़े, क्योंकि गांधी जी को पता था कि मेरी इमेज जो है वो रिवाइव हो जाएगी। लेकिन जो ये यूथ लीडर हैं, क्योंकि मेरी तो अब उम्र हो गई है, मैं कभी भी जो है वो
मेरा जो है वो शरीर मतलब जवाब दे सकता है, लेकिन जो ये यूथ है अगर इसकी इमेज खराब हो गई, लाइक सुभाष बोस या जवाहर जैसे जो लीडर्स हैं जो गांधी जी की जगह लेने वाले थे, अब गांधी जी के जाने के बाद उनकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, इसीलिए मैं ऐसी स्टेटमेंट दे देता हूं। तो कई जगहों पर गांधी जी ने ऐसा किया कि स्टेटमेंट्स खुद दी कांग्रेस की तरफ से, अंग्रेजों को सपोर्ट करने की स्टेटमेंट, ताकि कांग्रेस के ऊपर जो है वो या अन्य लीडर्स के ऊपर कोई दाग ना लगे, क्रिटिसिज्म अन्य लीडर से हट जाए, क्रिटिसिज्म गांधी जी पर आ जाए, क्योंकि गांधी जी जो है वो डिफेंड कर लेंगे। गांधी जी को पता था कि मैं डिफेंड कर सकता हूं, बाकियों में वो शक्ति शायद नहीं हो, या बाकियों के पास उस तरीके का एक्सपीरियंस या उस तरीके का जनता पे कंट्रोल बाकियों का ना हो, जो कि बिल्कुल सच बात है, क्योंकि गांधी जी का जो मासेस के ऊपर कंट्रोल था ना वो अनप्रेसिडेंटेड था भारत में। भारत में गांधी जी से पहले और किसी लीडर ने इतनी बड़ी जनसंख्या को अपना जो है वो मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या पर राज नहीं किया था किसी ने, मतलब उनके दिलों पर राज करने वाला काम हो गया। इनफैक्ट गांधी जी को मायावी कहा जाता था। गांधी जी को लेकर ऐसी अफवाहें थी कि वो एक समय पर दो दो जगहों पर मौजूद रहते हैं, मायावी हैं गांधी जी, तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं, ठीक है। जो गांव के लोग हैं वो ऐसा कहते थे कि गांधी जी की अगर तुम बात नहीं मानोगे ना, सिविल डिसोबीडियंस नहीं करोगे, नॉन कोऑपरेशन नहीं करोगे, तो तुम्हारी गाय मर जाएगी, तुम्हारी गाय जो है वो भाग जाएगी, तुम्हारी बकरी मर जाएगी, तुम्हारा घोड़ा जो है वो घास नहीं खाएगा। इस तरह की जो है वो अफवाहें फैली हुई थी गांधी जी के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिएगा, जवाहर का क्या स्टैंड था यहां पर। सो जवाहरलाल नेहरू रीइटरेटेड दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया मस्ट बी अ प्री कंडीशन फॉर कांग्रेस सपोर्ट टू ब्रिटिश वॉर एफर्ट। यानी देखिए गांधी जी ने वही पहले वाले पॉइंट है, गांधी जी ने कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट दूंगा मैं, लेकिन केवल मोरल होगा, किसी तरीके का वायलेंट सपोर्ट में तो बूढ़ा आदमी मैं क्या लड़ूंगा, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। जवाहर ने क्या कहा कि हम साथ तभी खड़े होंगे जब अंग्रेजी सरकार भारत को आजाद करने का वादा करे। और तीसरी साइड जो सुभाष बोस है, उनका स्टांस तो क्लियर है, वो कह रहे थे कि कोई हम साथ नहीं देंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे तो करेंगे, ठीक है। सुभाष बोस का स्टांस देखते हैं अंत में। सुभाष बोस कंटिन्यूड विद द स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट स्टैंड ऑफ डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट, फोर्सिंग इट टू एग्री टू ग्रांट फ्रीडम। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, यही तीन मत हैं, और अंत में भी यहीं पर ही पहुंच गए हम कि यही तीन जो है वो मत 1940 के रामगढ़ के सेशन में भी रहे। अब इसके बाद आगे की घटना गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि सिविल डिसोबीडियंस कैसे चालू रखना है। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस को इंडिविजुअल सत्याग्रह के तौर पर जो है वो लागू किया। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह में अगले सेशन में करवाऊंगा, आज नहीं। आज के लिए केवल इतना, आप लोगों के लिए रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ हो गया है, तो रिवाइज कीजिए पिछले सेशंस को जो अभी तक मैंने पढ़ा दिए। सो मेक श्योर आप पिछले सेशंस को रिवाइज करें, ठीक है। आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया और भारत में जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनकी आपस में फिर से जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। गांधी जी कह रहे हैं कि सपोर्ट करो, जवाहरलाल कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं करना लेकिन विरोध भी नहीं करना, और सुभाष और उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि सपोर्ट तो करना ही नहीं है लेकिन सिविल डिसोबीडियंस करना है। तो ये फिर से जो है वो तीन मत आ गए और स्ट्रेटेजिक डिबेट हमें फिर से देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो है वो हमें क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ हम कदम रखेंगे। कल हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह, ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन क्या है, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दो सेशंस। आपको वो प्लेलिस्ट जो है वो स्टडी आईक्यू के चैनल पर मिल जाएगी, मेरे नाम से हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सेशंस देखिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। वो सेशंस आपको कैसे लगते हैं नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर छोड़िएगा। उसके अलावा जो मैं सवाल पूछता रहता हूं बीच में, उनके जवाब जो है वो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर देंगे। और अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर से करना है प्ले स्टोर से कीजिए, अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टॉल कीजिए उस एप्लीकेशन को, देखिए उस पर सीएससी से रिलेटेड पूरा एक प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उस एप्लीकेशन पे, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।